जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे प्रिय साथियों, हम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, जिसमें जो भी विद्यार्थी या जो भी बच्चा अच्छी तरह से इसका लाभ उठाना चाहता है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर से काफी हेल्प मिलती है। खैर, हम आ जाते हैं किसमें, अपने मुख्य पॉइंट में कि इस क्लास में होने क्या वाला है। तो मेरे प्रिय साथियों, बेसिक से सारी चीजें पढ़ेंगे हम, क्योंकि प्रथम पायदान के बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने जो है फॉर्म फिल किया है, जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्षेत्र से कई बार कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो अपने सपने को साकार करना चाहते हैं। वो अगर कोई फिजिकल एजुकेशन में है या कहा जा सकता है खेल से संबंधित, खेल से जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम ज़्यादातर उधरी से बच्चे आते हैं। ठीक है, बाकी लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले बच्चों को शुभकामनाएं कि उनको भी जो है उनको उनके सपने को पूरा करने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। मतलब प्लेटफॉर्म इन द सेंस कि एक परीक्षा मिल गई है जिसको सफल करके वो सब इंस्पेक्टर की वर्दी अपने पास चढ़ा सकते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि साधारण सा बच्चा है और वो एक वर्दी नुमा व्यक्ति को अपने शीशे में देख रहा है। खैर, तो मेरे प्रिय साथियों, आपसे मैं यही बात करूंगा कि हम एकदम बेसिक से चलने वाले हैं, एकदम मतलब कि एकदम बेसिक से। अब इसमें होगा क्या, तो जो पहले से पढ़ चुका बच्चा है उसका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा, वो रिवीजन मोड में अपना प्रिपरेशन करेगा। और जो बच्चा पहली बार इस क्षेत्र में आ रहा है या इस क्षेत्र का प्रिपरेशन कर रहा है, तो साइकोलॉजिकली वो क्या कहेगा कि धीरे धीरे सारी चीज़ों को सीखते भी जाएगा, पढ़ते भी जाएगा। और हाँ, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप जब इस क्लास में बैठे रहें तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इसमें किसी भी प्रकार का संचारी भाव आपके मन में नहीं आना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हम क्लास कर रहे हैं तो हम चाय पीने चले गए या हम खाना खाने चले गए या जो है हम घूम के आ जाते हैं, या जो है कोई अच्छी सी मूवी लगी है, पुष्पा 2 में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि सीरियस वे पे अगर आप अभी से तैयारी चालू कर देते हैं तो आपकी सफलता जो है वो सुनिश्चित हो जाएगी। आप अपना एक सीट जो है रिजर्व कर लेंगे अगर अच्छी तरह से आप तैयारी करेंगे तो। ठीक है, तो आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। अब ये संचारी भाव क्या होता है सर, अचानक आपने ये कहा, तो मैं आपको इसके लिए भी बता दूं कि आपको जब लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा तो उसमें भाव, अनुभव, ये सब सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। तो भाव जो होता है ना मनुष्य के मन में, वो 2 प्रकार का होता है बेसिकली देखा जाए। एक होता है स्थायी भाव और एक होता है संचारी भाव। स्थायी भाव वो भाव होता है जो जीवन से मरण तक के हमारे हृदय में संजोया हुआ होता है। और दूसरा जो संचारी भाव होता है वो वर्षा की बूंदों के, बुलबुलों के समान होता है। मतलब अभी उठा फूट गया, अभी उठा फूट गया, अभी उठा फूट गया। तो मैं इसी अनुशासनात्मक रूप से आपको बताने के लिए, इसी बात को अनुशासन रूप से बताने के लिए आपको प्रॉपर मैं इसका उदाहरण दिया था। तो मेरे प्रिय साथियों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अब आपको थंबनेल में दिखाई दे दिया है कि हम क्या पढ़ने, भारत का भूगोल। और भारत का भूगोल का आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो आज का टॉपिक है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सामान्य परिचय को पढ़ेंगे। ये क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे प्रिय साथियों, अधिकतर बच्चे को परेशानी होती है मैप रीडिंग करने में या मैप को बनाने में। तो अपने पास मैप मार्केट में मिलता है, मतलब आपका बना बुनाया, वो ले सकते हैं, या अपने से आप मैपिंग करके जो है सारी चीज़ों को बनाएंगे। और इनकी अलग अलग विशेषताओं को, मतलब राज्य की अलग अलग विशेषताओं को याद करते हुए अपने मनस्पटल में हमें मैप को क्या करना है, संजो लेना है। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब हम इसके प्रॉपर स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ेंगे, मतलब अगर हम पढ़ें, हिमालय की बात करेंगे तो हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों का जिक्र करेंगे। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए पहले हमें अपने दिमाग में क्या एक सेट करना है, तो अपने दिमाग में माइंड सेट रेडी करना है। रटना बिल्कुल नहीं है। ज्योग्राफी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो इसको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते जाना है।
ठीक है, इतना सारा लेक्चर हो गया सर, अब चलो फट से अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और हर सत्र की शुरुआत कैसे होती है? तो हर सत्र की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ होती है, एक सकारात्मकता के साथ होती है। और मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि आप सभी का सपना है कि आप क्या बने? तो सब इंस्पेक्टर बने। तो जब आप सब इंस्पेक्टर बने तो उसके लिए लेखक कहता है, जो लोग अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखते हैं वही अपने जीवन में सफल होते हैं। मेरे प्रिय साथियों, सपना देखना इतना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति सपना नहीं देख रहा है तो वो व्यक्ति नहीं है। मतलब मैं सीधा साफ यही बात बताऊं कि सपना देखेंगे तभी उस सपने को पूरा करने के लिए आप एफर्ट लगाएंगे, और जब आप एफर्ट लगाएंगे तो आप सक्सीड होंगे, आप जो है आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने सपने को एकदम से देखते रहना है और कंसिस्टेंट पढ़ाई करना है, अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करना है। मैं आपको बता दूं कि अभी इंडियन ज्योग्राफी हो रहा है, देन उसके बाद अरविंद सर की क्लास आएगी। अरविंद सर जो है वो पढ़ाने वाले हैं नक्सल समस्याओं से संबंधित डिटेलिंग, और उसके एमसीक्यूज पढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही लिखा है थंबनेल में कि हम लोग का टारगेट है कि जितना ज़्यादा हो सके मैक्स टू मैक्स हम जो है एमसीक्यू आपसे करवाते जाएँ, ताकि आपका कॉम्बो लेवल में तैयारी हो जाए, है ना। प्रीलिम्स के बाद आप मेंस के लिए भी बेहतर तरीके से क्या रहें, सजग रहें, अडग रहें और प्रबल रहें। फिर उसके बाद मैथ्स रीजनिंग भी होगा, तो मैथ्स रीजनिंग के लिए वर्मा सर आएंगे, वो आपको मैथ्स रीजनिंग प्रॉपर डील करेंगे। छत्तीसगढ़ जीएस भी होगा। तो ऐसे प्रॉपर कंसिस्टेंट क्लास आपके पास आते रहेगी। ठीक है, तो चलें अपना सत्र प्रारंभ करें। चलिए मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज हम सामान्य परिचय के साथ मैप रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे भारत में कुल जो है वो आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब यूनियन टेरिटरीज है। अब ये कहाँ कहाँ है? एकदम आसान भाषा में, बहुत सारे धुरंधर जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं ये मैप ओरिएंटेड क्वेश्चन जब पूछता है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ राज्य को गिन लेते हैं कि इशार सर ने बताया कि 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलो भाई देख लेते हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है तो उसको वहाँ देखेंगे। ठीक है, अब जो है 1 हिमाचल प्रदेश, 2 ये है उत्तराखंड, तीसरा यहाँ पर उत्तर प्रदेश, चौथा बिहार, पांचवा वेस्ट बंगाल, छठा सिक्किम, सातवां अरुणाचल प्रदेश, आठवां क्या हो गया आपका असम, 9 ले लेते हैं मेघालय, 10 ले लेते हैं नागालैंड। बोलते जा रहा हूँ, देखते जाइएगा, बाकी आगे सारी डिटेलिंग्स बताऊंगा। 11 हो गया मणिपुर, 12 हो गया मिजोरम। ठीक है, उसके बाद है 13 हो गया आपका त्रिपुरा। ठीक, उसके बाद हम 14 ले लेते हैं क्या, झारखंड, 15 ले लेते हैं हम उड़ीसा, 16 ले लेते हैं छत्तीसगढ़। ठीक है, 16, 17 नंबर ले लेते हैं आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, 18 नंबर ले लेते हैं हम किसको, तेलंगाना को। 19 नंबर ले लेते हैं किसको, तमिलनाडु को। 20 नंबर ले लेते हैं किसको, केरल को। 21 नंबर ले लेते हैं कर्नाटक, 22 ये गोवा है। ठीक है, 23 हम महाराष्ट्र को ले लेते हैं, 24 हम मध्य प्रदेश को ले लेते हैं। ठीक है, 25 हम गुजरात को ले लेते हैं, 26 हम राजस्थान को ले लेते हैं, 27 हम हरियाणा को ले लेते हैं और 28 किसको ले लेते हैं, पंजाब को ले लेते हैं। तो ये हम कितने राज्य हो गए हमारे, 28 राज्य। अब आइए इस छोटे वाले नक्शे में आपको प्रॉपर मेंशन्ड दिखाई देगा सारी चीज़ें। अब बात की मैंने 8 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, लद्दाख 1 हो गया, जम्मू कश्मीर 2 हो गया, तीसरा है चंडीगढ़। ठीक है, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली ले लिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। ठीक है, दमन दीव और दादर नागर हवेली ये दोनों को क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है, मतलब ये 5वां यूनियन टेरिटरी। लक्षद्वीप आपको मिल गया क्या, 6वां यूनियन टेरिटरी। 7वां यूनियन टेरिटरी कौन सा मिल गया, पुडुचेरी।
और 8वां आपको यूनियन टेरिटरी मिल गया कौन सा, अंडमान निकोबार। यहाँ पर कंफ्यूज होता है व्यक्ति, दमन दीव अलग है सर, दादर नगर हवेली है। मेरे प्रिय साथियों, भारत सरकार के द्वारा इन दोनों को क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है, प्रशासनिक इकाई और दोनों का नाम। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ कि हमारे भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इन राज्यों का एक एक करके हम वर्णन करते जाएंगे। चले आगे। अब एकदम बचपन से स्टार्ट करना है मेरे प्रिय साथियों। ठीक है, बचपन से मतलब एकदम बचपन से। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जो है जम्मू कश्मीर राज्य का गठन हुआ। आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है छोटा सा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए क्या, हमारा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करेंगे आ जाएगा, ज्वाइन कर लो। डेली क्लासेस होंगी, डेली क्लासेस के पीडीएफ स्टडी मटेरियल्स आपको प्रॉपर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तैयार रहिएगा। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानियों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है अधिकतर। क्या है, तो श्रीनगर है। अरे श्रीनगर तो हम राजधानी देखते हैं, लेकिन जम्मू भी तो राजधानी है। तो मेरे प्रिय साथियों, शीत ऋतु में राजधानी जो है कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की जम्मू होती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु के समय में श्रीनगर होती है। क्या होती है, श्रीनगर होती है। जम्मू वाला क्षेत्र जो है वो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, श्रीनगर वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर हिंदू बहुल्य देखने को जनसंख्या आपको मिलेगी। ठीक है, वैसे ही उपराज्यपाल की बात करें, प्रश्न पूछ दिया तो याद रखिएगा यहाँ उपराज्यपाल का शासन चलता है। तो मनोज सिन्हा यहाँ के वर्तमान के क्या हैं, उपराज्यपाल। अगर हम यहाँ बात करें कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में अभी अभी निर्वाचित हुए हैं, जिनका नाम है उमर अब्दुल्ला। ठीक है, उमर अब्दुल्ला यहाँ के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री है। ठीक, मैंने बताया कि 31 अक्टूबर 2019 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। इससे पहले ये राज्य का दर्जा रखता था, जिसमें लद्दाख वाला पोर्शन भी शामिल था। अगर हम इसकी बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर का कुछ भाग जो है वो पाकिस्तान के क्षेत्र में भी है और कुछ भाग जो है हमारे भारत की तरफ है। अगर हम इसको मैप में देखें, ठीक है, ये उमर अब्दुल्ला जी को मैं मिटा दिया हूँ। आओ मैप में देखते हैं। इस प्रकार से अगर हम मैप बनाएं तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका पीओके वाला है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। उसके बाद आपको इधर दिखाई देगा ये वाला भाग, ये है अक्साई चीन वाला भाग जो कि लद्दाख के क्षेत्र में है। ये पीओके वाले एरिया में जो ये लाइन खींची गई है 1947 के समय में, 1947 के समय में जो आपका पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था तो समझौते के तहत ये लाइन खींची गई। और ये लाइन जो खींची गई है इसे कहा जाता है LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल, आपका लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और यहाँ पर जो अक्साई चीन के साथ खींचा गया है इसको LAC कहा जाता है। ये 1962 के समय में चीन और भारत के बीच के युद्ध के समय में खींचा गया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का कुछ भाग आपको इस प्रकार से जम्मू कश्मीर दिखेगा, तो कुछ भाग जो है कहाँ है, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के क्षेत्र में है। ठीक है, अब 1947 की बात हो गई है तो राजा हरि सिंह को क्यों ना याद रखा जाए। जब भारत में पूरी तरह से राज्यों का एकीकरण हो रहा था तो सरदार पटेल जी और नेहरू जी ने इन्हें भी ऑफर किया था। किन्हें, तो राजा हरि सिंह को, जो कि एक कौन से शासक रहे हैं, तो डोगरा शासक रहे हैं। ठीक है, डोगरा शासक रहे हैं, इनको ऑफर किया गया था। लेकिन यहाँ के जो आबादी रही है, यहाँ की आबादी मुस्लिम लोगों की ज़्यादा रही है, तो इसलिए वो उतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे, कैजुअल थे बेसिकली, आसान भाषा में समझे तो। और जब कैजुअल होता है इंसान तो कुछ करता नहीं है ना। तो मैं इसलिए बोलता हूँ हमेशा क्या रहना है, अटेंटिव रहना है, हमेशा जो है डिसिप्लिन्ड रहना है। डिसिप्लिन में जो है वो कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है आपको।
ठीक है, चलो वापस हरि सिंह के पास आते हैं। अब क्या हुआ, ये आपका पाकिस्तान को भी जो है इस भाग को अपने तरफ करना था, तो यहाँ से जो है कबीलाई लोगों की सेना को या कबीलाई लोगों की जो है आपका कहा जा सकता है आतंकवादियों को इसने जम्मू कश्मीर में हमला करने के लिए भेज दिया। अब हमला करने के लिए भेजा तो भैया जो इनको पहले ऑफर दिए थे उनके पास ये कॉल किए, उनके पास मैसेज पहुंचाए, किनके पास, सरदार पटेल जी के पास और नेहरू जी के पास। तो उन्होंने कहा कि हम तब आपका साथ देंगे जब आप जो है भारत में विलय पत्र पे हस्ताक्षर करेंगे। और इन्होंने हस्ताक्षर किया, कब किया, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डोगरा शासक राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जो है भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन इन्होंने अपनी अपनी शर्तें रखी, जिसमें आर्टिकल 370 आता है और आर्टिकल 35A आता है। ये दोनों के तहत जो है आपका जम्मू कश्मीर को प्रॉपर जो है स्पेशल राज्य का दर्जा देता था। लेकिन इसमें 370A बस नहीं हटा है, बाकी सारी चीज़ें हट गई हैं। ठीक है, संविधान में आपको पढ़ाया जाएगा, हम बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो जम्मू कश्मीर क्लियर हुआ। अब जम्मू कश्मीर से हमें क्या याद रखना चाहिए, तो यहाँ के प्रमुख दर्रे, दर्रे मतलब पासेस, तो आप देख सकते हो यहाँ लिखा है बुर्जिल दर्रा, जोजिल दर्रा, बनिहाल दर्रा। दर्रा एक ऐसा प्राकृतिक रास्ता है, दर्रा एक ऐसा प्राकृतिक रास्ता है जो एक स्थान को दूसरे स्थान की ओर जोड़ता है। मतलब पहाड़ के बीच के गुफा ला कहते का तो आपके दर्रा, ठीक है, प्राकृतिक रास्ता। तो आप देखोगे तो ये 3 दर्रों से प्रश्न पूछता है और किसको किससे मिलाता है ये पूछता है। तो पहले याद रख लो 3, तो बुर्जिल, जोजिल, बनिहाल, है ना, बुर्जिल, जोजिल, बनिहाल, 3-4 बार बोलो, बुर्जिल, जोजिल, बनिहाल। ठीक है, ये दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या POK को किससे जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है। जैसे कि मैंने बताया लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ता है कौन, तो जोजिला दर्रा, और बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है वो कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्या है ट्यूलिप, देखो मस्त फूल होता है, किस्म किस्म का फूल जो आपका ठंडे प्रदेशों में उगता है। तो वो गार्डन आपको एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है कहाँ मिलेगा, तो जम्मू कश्मीर में मिलेगा। ठीक है, चले आगे अगले राज्य की ओर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब देखो इसके सारे डिटेल्स जो है मैंने डाल दिए हैं, PDF में आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बोला प्राकृतिक दृष्टिकोण से जो है जम्मू कश्मीर बहुत ही सौंदर्य से भरा हुआ है। ये जो है हिमालयों से घिरा हुआ है, हिमालय क्षेत्र बताया मैंने, हिमालय जो है वो आपका इसके क्षेत्र में आता है। ठीक है, वैसे ही जम्मू क्षेत्र में बाहा पहाड़ियाँ मध्यवर्ती क्षेत्र है। जम्मू वाले क्षेत्र में देखोगे आपको काफ़ी पहाड़ी मिलेगी, कश्मीर घाटी मिलेगी आपको। कश्मीर घाटी किस क्षेत्र में है, तो मैं आपको आराम से बताता हूँ। ये रही कश्मीर घाटी, मैप बना लेते हैं पहले। ये हम सब जब हम हिमालय पढ़ेंगे ना तो देखेंगे ये पूरा भाग जो है कश्मीर घाटी है, मनोरम सौंदर्य से भरा हुआ, और जो है आपका कहा जा सकता है कि इसे स्वर्ग कहा जाता है भारत का। ठीक है, उसके बाद अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख जो है वो अब अलग हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसमें लद्दाख, बाल्टिस्तान, गिलगिट क्षेत्र आते हैं, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, ये POK हो गया, ये अक्साई चीन वाला भाग हो गया, ये जम्मू कश्मीर, ये आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, कश्मीर वाला क्षेत्र। तो ये भाग क्या है आपका, लद्दाख का है। ठीक है, जम्मू में आपका देखा जाए तो राज्य के 3 मुख्य अंचल है। जम्मू जो है वो आपका हिंदू बहुल्य क्षेत्र है, कश्मीर जो है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। ठीक है, लद्दाख जो है वो बौद्ध बहुल क्षेत्र है। तो लद्दाख वाले क्षेत्र में बौद्धिस्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे, दुनिया का स्वर्ग भी कहा जाता है, हिमालय पर्वत से ढका हुआ है। मैंने बताया था मुख्य नदियाँ यहाँ कौन कौन सी है, तो सिंधु, झेलम और चिनाब नदियाँ। ठीक है, सिंधु, झेलम और चिनाब नदियाँ यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। तो दिमाग में सेट हुआ कि नहीं सेट हुआ, नए बच्चे भी और पुराने बच्चे क्लियर करते जाओ, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से चलूँगा, मतलब आ अनार का आ आम का साथ। अब जो है आपका लद्दाख, लद्दाख पूरी तरह से देखा जा सकता है कि बर्फ से ढका हुआ राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य निकल गया धोखे से। ठीक है,
तो बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र, और बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है तो वहाँ किसी भी प्रकार से आपको मतलब कहा जा सकता है हरियाली देखने को नहीं मिलेगा ज़्यादा, वहाँ पास पेड़ पौधे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ पास खेती कृषि होते हुए दिखाई नहीं देगा, तब ये क्षेत्र कैसा कहलाएगा। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर हम बात करें कि जहाँ कृषि नहीं होती है, नहीं हो पाती है मतलब, और जिस क्षेत्र में बेसिकली कंसेप्ट याद रखिएगा, जहां वर्षा नहीं होती ज्यादा, ठीक है, जहां मेरे प्रिय साथियों 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों को मरुस्थल का दर्जा दिया जाता है। और संयुक्त राज्य अमीरात में अभी वर्तमान में इसी की बैठक हुई थी, करंट अफेयर में मैंने बताया था कि मरुस्थलीकरण को जो है दूर करने का संकल्प लिया है। ठीक है, खैर हम आ जाते हैं अपने टॉपिक में। तो मैं क्या बोल रहा था, इसको बताने का कारण क्या था कि लद्दाख को पूर्ण रूप से श्वेत मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत मरुस्थल। तो ये प्रश्न पूछा गया है मेरे प्रिय साथियों, याद रखिएगा, ठीक है, श्वेत मरुस्थल। अब लद्दाख की और क्या खासियत है? लद्दाख मुख्य रूप से हिमालय के ट्रांस हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जब हम हिमालय पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, है ना, ये तीन प्रमुख श्रेणियां हैं, मतलब पहाड़ियों की यहाँ पर विस्तृत श्रेणियां हैं। इन श्रेणियों में से लद्दाख में मुख्य रूप से आप देखोगे तो आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट होता है, या जिसे हम परा हिमालय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? परा हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो ये ट्रांस हिमालय वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कोयले की उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की जो है प्राप्ति की जा सकती है, ऐसा भूगोलवेत्ताओं ने यहाँ के भूगर्भिक संरचना या भूगर्भिक स्थिति के बारे में बताया है। ठीक है, खैर ये अपने को टॉपिक्स याद रखने हैं ताकि हम जब मिनरल्स पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा। ठीक है, चलो अब लद्दाख से जुड़ी हुई और बातें कौन सा है कि लद्दाख एक ऐसा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ज्यादा घुमा के हो गया क्या? या आसान भाषा में, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो कौन सा है? तो आपका लद्दाख। ठीक है, तो मन में सवाल उठा होगा कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। कुछ तो टास्क मैं आप लोगों के लिए भी रखूंगा ना, तो हम लद्दाख के लिए ये जान सकते हैं 31 अक्टूबर 2019 में जो है आपका इसका गठन हुआ है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। ठीक है, कैसे हुआ? तो आपका जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, है ना, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद जो है लद्दाख की राजधानी लेह है, याद रखिएगा। ठीक है, लद्दाखी और पुर्गी बोली जाती है, मुख्य रूप से ट्राइबल समाज अभी भी यहाँ रहता है। ठीक है, चले आगे। 1955 से मांग की जा रही थी, ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन पर भी से मैंने कंटेंट रख दिया है। अब आ जाओ मेरे प्रिय साथियों, जम्मू कश्मीर लद्दाख कंप्लीट हुआ, अब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राजधानी में दिक्कत होता है हमेशा। शिमला जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है हिमाचल प्रदेश की, धर्मशाला शीतकालीन राजधानी होती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। शिव प्रताप शुक्ल जी जो है यहाँ के आपके क्या है, राज्यपाल है। और हिमाचल प्रदेश को जो है आपका देवभूमि के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। क्यों ऐसा जाना जाता है? तो मेरे प्रिय साथियों, भारत की प्रमुख कहा जा सकता है कि जितने भी यहाँ पर बहुत सारे जो है आपके धार्मिक स्थल है, और यहाँ की शांति और समृद्धता को देखते हुए पौराणिक इतिहास में ये माना जाता है कि यहाँ देव लोग जो है अपना जो है समय बिताए हैं, अपना समय जो है यहाँ दिए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े। चलो अब यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें तो कौन कौन सी है? तो चेनाब, रावी, व्यास। ठीक है, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, यहाँ से बहते हुए दिखाएंगे। कब? जब हम रिवर ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तब। ठीक है, पर्यटन स्थल याद रखिएगा, चंबा घाटी, डलहौजी, धर्मशाला, मनाली,
कुल्लू शिमला यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। केंद्रीय आलू शोध जो है वो कहाँ है आपका, तो शोध संस्थान से प्रश्न पूछा जाता है। लग रहा है फनीएस्ट कि आलू शोध क्यों पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन अगर परीक्षा में पूछ देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। एसएससी में पूछा गया था, तो वन डे एग्जाम के सभी कंटेंट को खंगाल के जो है आपके लिए प्रॉपर कंटेंट बनाया गया है। तो इसीलिए क्या है, केंद्रीय आलू शोध जो है वो कहाँ है आपका संस्थान या शोध संस्थान, तो आपका हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है। अब आ जाते हैं उत्तराखंड में। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये दोनों को जो है देवभूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से किस लिए जाना जाता है कि भारत की प्रमुख धार्मिक नदियाँ जैसे कि आपका अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा नदी का उद्गम होता है, तो वहाँ से जो है वो उत्पन्न होती है। और जहाँ से कहा जाए कि गंगा नदी का अगर उद्गम हो रहा है और जहाँ पर बहुत सारे प्रयाग स्थित हैं, उसको तो देवभूमि कहेंगे ही। जैसे कि हम बहुत सारे प्रयाग पढ़ेंगे, कर्ण प्रयाग पढ़ेंगे, देव प्रयाग पढ़ेंगे, है ना। ये सभी प्रयागों के बारे में अध्ययन करेंगे कब, जब हम रिवर ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, इस वजह से इस क्षेत्र को धार्मिक यहाँ मंदिर बहुत मिलेंगे आपको। उत्तराखंड में बद्रीनाथ मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसे भी जो है देवभूमि की संज्ञा दी गई है। क्लियर। आगे बढ़े। देहरादून इसकी राजधानी है उत्तराखंड की, और गैरसैंण जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो यहाँ जो तीन चीज़ बताया हूँ मैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये तीन राज्य ऐसे हैं जहाँ से आपको राजधानी से संबंधित जो है उच्चावच होता है। तो अपने को याद रख लेना है। जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क जो है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको यही मिलेगा। स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे तो उस समय और अच्छे से देखेंगे, लेकिन याद रखिएगा कहाँ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो उत्तराखंड में है। दर्रा देखें यहाँ, तो माना, नीति और लिपुलेख, मुख्य रूप से ये उत्तराखंड के दर्रे चीन से भारत को जोड़ते हैं। चीन के ऐसे प्राकृतिक मार्ग हैं जो कि आपका मिलाते हैं किससे, तो भारत से मिलाते हैं। माना, नीति और लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख दर्रा जो है आपका कहाँ है, तो आपका दर्रा कहाँ मिलेगा, आपका उत्तराखंड में। आपको याद रखना है, ठीक है। तो माना, नीति और लिपुलेख दर्रे जो है बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ एक दर्रा याद रख लो, धर्मा दर्रा, ठीक है। प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न सीधा सीधा पूछता है। दर्रा मैंने आप लोगों को बता दिया। पर्यटन स्थल अल्मोड़ा है, रानीखेत है, नैनीताल है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, बताया। काफ़ी धार्मिक स्थल यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। रुड़की में भवन अनुसंधान केंद्र है जो कि उत्तराखंड में है। भवन अनुसंधान केंद्र मतलब कि मेरे प्रिय साथियों, यहाँ पर ही जो है आपके सिविल इंजीनियर लोग जाके क्या करते हैं, आपका ट्रेनिंग लेते हैं, IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले, ठीक है। अब आ जाते हैं किसमें, तो हरियाणा में। ये दिखाई दे रहा है आपको हरियाणा। हरियाणा किससे किससे घिरा हुआ है, अब जो है इसमें ध्यान दीजिएगा। तो जम्मू कश्मीर लगा है, लद्दाख लगा है, उत्तराखंड लगा है, हिमाचल प्रदेश जोड़ रहा हूँ भाई मैं, सॉरी। अगर हरियाणा की बात करेंगे तो पंजाब लगा है, हिमाचल प्रदेश लगा है, उत्तराखंड लगा है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान लगा है। साथ ही साथ हरियाणा में आपको दिल्ली मिलेगा, दिल्ली कॉर्नर में मिलेगा। राजधानी क्या है, चंडीगढ़। तो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी क्या है, तो चंडीगढ़ है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल है। 1 नवंबर 1966 में जो है इसकी स्थापना हुई है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बेफेलो हिसार में है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सॉयल आपका सेलिनिटी इंस्टीट्यूट करनाल में है, ठीक है। मतलब आपका कहा जा सकता है क्या, तो मिट्टी शोध संस्थान जिसे कहा जा सकता है वो यही है। राखीगढ़ी और बनावली, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, किस राज्य में है पूछा जाता है सीधा सीधा। तो ये क्या है, तो बता दूं मैं आपको, हरियाणा से संबंधित। मेरे प्रिय साथियों, आपने ये सुना होगा IVS, या इसे ही कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, या इसे ही हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। ऐसी सभ्यता जो वैश्विक स्तर में काफ़ी जो है आपका बहुत सुसज्जित और परिपक्व रूप से भारत में विद्यमान रही है, ठीक है, लगभग आज से 5000 साल पहले। लेकिन ये जो है इसके स्थल मिले हैं पुरातत्व खुदाई के अनुसार, तो राखीगढ़ी और बनावली जो है यहीं स्थित है। कहाँ, तो हरियाणा में, ठीक है। पानीपत का युद्ध 1526 में जो है आपका लोधी और बाबर के बीच में हुआ था, है ना, तो यहीं देखने को मिला। तो पानीपत का तीनों युद्ध यहीं हुआ है, कहाँ, हरियाणा में, पानीपत नाम के स्थान में, ठीक है।
देखेंगे सब युद्ध को प्रॉपर एक एक करके, लेकिन दिमाग में सेट करना है। हरियाणा में पानीपत है, हरियाणा में पानीपत है। और हरियाणा में एक और चीज़ है, याद रख लो, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र अभी वर्तमान में जो है भारत में गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। श्रीमद् भगवत गीता इसके महोत्सव में लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, तो कहाँ मनाया जा रहा है? तो हरियाणा में। ठीक है, चलें आगे। अब है नेशनल कैपिटल रीजन। यहाँ से बड़ा खतरनाक प्रश्न पूछता है। नई दिल्ली राजधानी, विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, एनसीआर मतलब भारत की राजधानी नई दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र, एनसीआर रीजन। अब देखो, इसके तहत धीरे धीरे जैसे जैसे दिल्ली का विस्तार होते गया, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 1947 में स्वतंत्रता के बाद उतनी तवज्जो दिल्ली को नहीं दी जाती थी, लेकिन बाद में संविधान संशोधन किया गया 69 नंबर का। ये जो है 1991 में जो है आपका दिल्ली को क्या बना दिया गया? राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में जो है बदला गया। पहले दिल्ली इतने ही छोटे क्षेत्र में सीमित था। अब ये जो क्षेत्र है, जैसे आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर है ना, शामली, बागपत यहाँ जानते हो बागपत में क्या हुआ था? तो बागपत में हुआ था, हरित क्रांति स्टार्ट हुआ था बागपत में। ठीक है, गाजियाबाद हो गया, हापुड़ हो गया। ठीक है, ये आपको दिखेगा राजस्थान का क्षेत्र सम्मिलित है इसमें। ठीक है, हरियाणा का क्षेत्र सम्मिलित है, करनाल, पानीपत हो गया, बागपत हो गया, बागपत थोड़ा सा हरियाणा में भी है, रोहतक हो गया, झज्जर हो गया, भिवानी वाला एरिया। ये प्रॉपर क्षेत्र जो है किसके अंतर्गत आता है? तो आपका एनसीआर के अंतर्गत आता है, नेशनल कैपिटल रीजन के तहत आता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मेरे प्रिय साथियों, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ये मैपिंग में जितने नाम हैं उसको जो है आप एक बार रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो रीडिंग करनी नहीं है। सीधा सीधा प्रश्न पूछ देता है कि कौन सा क्षेत्र जो है एनसीआर के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलें आगे। चलो अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज़्यादा जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या। मैक्सिमम देखा जाए तो सबसे फर्टाइल एरिया भी उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड बोलता हूँ भाई, उत्तर प्रदेश में ही है। तो उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा जो है क्या है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा राज्यों के सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा राज्यों को कैसे स्पर्श कर रहा है। तो एक हो गया आपका क्या, उत्तराखंड, 2 हो गया आपका हरियाणा, 3 हो गया राजस्थान, 4 हो गया मध्य प्रदेश, 5 हो गया छत्तीसगढ़, 6 हो गया झारखंड, 7 हो गया क्या आपका बिहार। ठीक है, और 8वां नंबर क्या दिख जाएगा, तो आपका केंद्र शासित प्रदेश हमारा दिल्ली। तो 8 टोटल एरिया को जो है आपका स्पर्श करता है। और यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछता है ना, व्यापम में पूछा गया है, तो कूट पे आधारित प्रश्न अगर आ जाए तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये दिखाया हुआ है सबसे ज़्यादा 8 राज्यों को उत्तर प्रदेश छूता है, 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। लखनऊ इसकी राजधानी है। क्षेत्रफल से प्रश्न पूछने की संभावनाएं रहती नहीं है, लेकिन आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। 24 जनवरी 1950 में इसका गठन हुआ है। मैंने बताया जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य, सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर प्रयागराज है। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद है ना, पहले इलाहाबाद नाम था उसका। सारनाथ गौतम बुद्ध का यहाँ पर क्या हुआ था, तो यहाँ पर सर्वप्रथम उपदेश दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध ने जब अपने साथियों को उपदेश दिया, तो कौटिन्य एवं उसके साथी थे, तो उनको जब उपदेश दिया तो उसे क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, श्रावस्ती जैन व बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। कुशीनगर, गौतम बुद्ध को यहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ था, मतलब गौतम बुद्ध ने यहीं जो है आपका अपने प्राण को त्याग किया था, है ना, कुशीनगर में। गंगा, यमुना, गोमती, सोन, घाघर उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। तो उत्तर प्रदेश से इतनी सारी चीज़ें तो याद होनी ही चाहिए, ताकि आपसे जो है प्रश्न अगर बेसिक लेवल का पूछे तो फट से आप जो है आंसर दिए। बाकी कंसेप्ट हम देखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश 3 प्राकृतिक विभाजन में आता है। उत्तरी हिमालय है, उत्तर में हिमालय है, ठीक है, जो आपका मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और तराई वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र नहीं है, ये वाला भाग जो है ना उत्तर प्रदेश का,
ये हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा उपजाऊ नहीं, क्योंकि हिमालय का शिवालिक वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखो समझो, पहले मान के चलो भारत में हिमालय जो है वो उत्तर में है। पहला है ट्रांस हिमालय, काराकोरम लद्दाख जास्कर जो बताया था। फिर वृहद हिमालय है जिसमें सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। फिर उसके बाद है लघु हिमालय। फिर उसके बाद हिमालय की पद स्थली शिवालिक वाला क्षेत्र। ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो थोड़ा सा कम उपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन सरकार की तरफ से इसमें योजना चल रही है जिससे इस क्षेत्र को क्या बनाया जा सके, उपजाऊ बनाया जा सके। तो उत्तर प्रदेश का जो मतलब शिवालिक का अगर पूर्वी भाग देखें वो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आ जाता है, तो इधर ज़्यादा उपजाऊ नहीं मिलेगा। मध्य गंगा का मैदान, अब गंगा नदी तो भाई फर्टाइल भूमि में फर्टाइल जो है आपका मिट्टी दे रही है, मृदा दे रही है। क्या मृदा दे रही है? तो गंगा नदी जब बह के आती है तो मुख्य रूप से बांगर और खादर जो है मिट्टियां मिलती हैं। बांगर खादर वो मिट्टियां हैं जो जलोढ़ मृदा है और काफ़ी उपजाऊ मृदा होती है, जो कि पहाड़ों को काटते हुए मिट्टी को संग्रहित कर जो है पूरे गंगा के मैदान में फैलाती है। तो गंगा के मैदान में जो है ये वाले भाग को कहा जा सकता है कि बहुत फर्टाइल एरिया है उत्तर प्रदेश में। दक्षिण में विंध्याचल क्षेत्र यहाँ पर आपको मिलेगा। दक्षिण में विंध्याचल वाला क्षेत्र ये अनुपजाऊ क्षेत्र है। विंध्याचल क्षेत्र भी पहाड़ी वाला भाग है, ठीक है। जब हम आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखेंगे या भूवैज्ञानिक समय मान देखेंगे तो उस समय हम देखेंगे कि आपका किस प्रकार से उत्तर प्रदेश मतलब ये विंध्याचल पर्वत क्या है, तो सतपुड़ा क्या है, तो आपका दक्कन ट्रैप क्या है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार कौन सा क्षेत्र में है, जो झारखंड वाले क्षेत्र में रहता है। अगर मैं कहूँ तो हम इसे जो है चर्चा ही कर लेते हैं भाई, क्या दक्कन ट्रैप है, क्या छोटा नागपुर का पठार है। देखो पहले नक्शा बना लेते हैं हम एक भारत का, आसान सा समझने योग्य, ठीक है। नक्शा बनाया करो, बहुत जरूरी है। जैसे कि ये वाला क्षेत्र विंध्याचल पर्वत है ना, विंध्य पर्वत। ये सतपुड़ा के घने जंगल, बड़े अनमने जंगल यहाँ दिखाई देंगे। ये वाला भाग मैंने कहा था डेक्कन ट्रैप वाला क्षेत्र कहलाएगा। ये वाला भाग डेक्कन ट्रैप वाला एरिया। यहाँ पर आपको छोटा नागपुर का पठार मिलेगा। ये आपका ट्रांस हिमालय, फिर से रिवाइज कर देता हूँ, ये वृहद हिमालय, ये लघु हिमालय, ये शिवालिक हिमालय, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर मेघालय का पठार आपको मिलेगा, गारो खासी जयंतिया, यहाँ गिर पर्वत मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है। इसलिए उत्तर प्रदेश को हमने देखा कि शिवालिक वाले क्षेत्र में कम उपजाऊ वाला क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में भी आता है, गंगा का मैदान भी है इसमें, और विंध्याचल का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है जो कि मुख्य रूप से अनउपजाऊ है, ठीक है। तो इसको हम समझ सकते हैं आराम से। अब आ जाते हैं हम, ये आपको नक्शा कैसे दिखाई दे रहा है, तो ये नक्शा दिखाई दे रहा है सिंपल सा, ये है वेस्ट बंगाल मेरे प्रिय साथियों, ठीक है। अब इसके मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, इसमें कौन है मुख्यमंत्री, तो इसके बारे में चर्चा। तो इसके मुख्यमंत्री हैं, इनकी मतलब यहाँ की पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपका ममता बनर्जी जी, ममता बनर्जी जी, ठीक है। और यहाँ के अगर राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल की बात करें तो CV आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल है। मुख्य रूप से अगर हम क्या कहें तो वेस्ट बंगाल की कहानी, तो वेस्ट बंगाल 1905 के समय में, 1905 आप पढ़ोगे, 1905 इतिहास में पढ़ोगे आप मॉडर्न हिस्ट्री में। इस समय लॉर्ड कर्जन, क्या उन्होंने बताया, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ये देखने को मिला कि इसने भाषा के आधार पे प्रशासनिक रूप से जो है वो आपका वेस्ट बंगाल को, एक हो गया आपका ईस्ट बंगाल या पूर्वी बंगाल, और एक था ये पश्चिम बंगाल के अनुसार बांटने की कोशिश की। लेकिन ये डिवाइड एंड आपका रूल की पॉलिसी थी, इसमें भाषाई आधार पे नहीं धर्म के आधार पर बांटा जा रहा था पश्चिम बंगाल को। तो लॉर्ड कर्जन के समय में इस विभाजन को कहा गया बंग भंग, क्या कहा गया, बंग भंग कहा गया। और ये बंग भंग देखने को मिला, या बंगाल विभाजन के रूप में जाना जाता है इसे। इसमें जो है ये वेस्ट बंगाल तब से नाम पड़ा हुआ है, तब से इसका नाम वेस्ट बंगाल ही है, ठीक है। ऐसे मत बोलना सर वेस्ट में क्यों नहीं है, ईस्ट में है ना। तो अपने को इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको याद रखना है। अगर वेस्ट बंगाल में एक प्रमुख बात करें तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, हुगली नदी, ठीक है, हुगली नदी। ये हुगली नदी के अगर तट में जो देखा जाए तो कलकत्ता है, ठीक है, कलकत्ता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता या कलकत्ता
है ना, किसमें है, हुगली नदी के तट पे है, तो हम वेस्ट बंगाल को ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल आपको पता हो गया, क्लियर। आगे बढ़े, चलो अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है। 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश बेसिकली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट रीजन जो है देखा गया है, मतलब है अगर भारत में तो वो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। अब तो यहाँ ऐसा हो गया है कि 9 टाइगर रिजर्व जो है बन गए हैं, कहाँ, तो आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो भोपाल राजधानी है, मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल है। 1 नवंबर 2000 से पहले ये भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान, राजाओं की भूमि है ना, राजस्थान है। लेकिन अभी पहले क्या था, 1 नवंबर 2000 के पहले क्षेत्रफल के आधार पर जो है मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था पूरे भारत का। ठीक है, चले आगे। मध्य प्रदेश में बहुत सारी सभ्यताएं, बहुत सारी संस्कृति देखने को मिलेगी। शेड्यूल ट्राइब्स मतलब कि जब हम जनजाति का अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत सारी जनजातियों का जो है अध्ययन करना होगा, जनजाति विशेष रूप से। और अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को कहा जाता है, जो कि हमारे मैकल श्रेणी, छत्तीसगढ़ के पश्चिम भाग में मैकल श्रेणी है, ये छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है, यहाँ से निकलती है और पूरे मध्य प्रदेश में होते हुए गुजरती है। ये मध्य प्रदेश का जो आपका नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। इसी नर्मदा घाटी क्षेत्र में हमें पूरा पाषाण काल, मतलब कि ऐसा समय काल जब मनुष्य जो है पूरा आदि मानव था, उस समय के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और आपका जैसे भीमबेटका की गुफा मिलेगी यहाँ आपको, है ना, भीमबेटका की गुफा सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है वनडे एग्जाम में कि कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्थित है। तो मध्य प्रदेश से हम इन बातों को जान सकते हैं। अगर हम देखें लोक संस्कृति और समावेशी संसार में यह 6 संस्कृतियों में बटा हुआ है। अलग अलग यहाँ संस्कृति देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, ऐसा बोल सकते हो। जैसे निमाड़ लोग हैं, निमाड़ी भाषा बोलते हैं, मालवा के लोग हैं बुंदेलखंडी बोलते हैं, बुंदेलखंड के लोग बघेलखंड बोलते हैं। महाकौशल वाला एरिया है यहाँ पर, ग्वालियर चंबल वाला क्षेत्र है, चंबल वाला क्षेत्र में जो है डाकू मिलेंगे आपको। रीवा वाले क्षेत्र में रीवा भाषा चलता है, समोसा फेमस है रीवा का। ठीक है, समोसा बहुत फेमस है वहां का। 9 टाइगर रिजर्व मैंने बताया, ये 9 टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आपका मध्य प्रदेश में कान्हा है, पेंच है, सतपुड़ा है। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व अगर कहीं बोलेगा तो वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, हम प्रॉपर नेशनल पार्क और ये सब सारी चीजें जब पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश से क्या याद आएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में भीमबेटका मतलब पूरा पाषाण काल स्थिति स्थल प्राप्त हुए, वहां से बहुत सारी संस्कृति है, शेड्यूल ट्राइब्स खूब सारे हैं वहाँ पर। साथ ही साथ 9 टाइगर रिजर्व है यहाँ, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आपका मध्य प्रदेश में। इससे ये भी पता चलता है कि भारत में बाघ की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। तो ऐसे अपने आप से आप सवाल पूछते जाएंगे तो आपको ये राज्य याद होते जाएंगे। ठीक है, उसके बाजू में आपको मिलेगा वेस्ट साइड में गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या है, तो आपका राज्यपाल है। औद्योगिक क्षेत्र या बिजनेस एरिया कहा जा सकता है, जैसे कहा जाता है गुजरात के लोगों से व्यापार करो। गुजरात के लोग जो है व्यापारी होते हैं। गुजरात में आपको व्यापार देखने को मिलेगा, सूती वस्त्र, अहमदाबाद सूती वस्त्र मिलेगा वहाँ का। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर मतलब सूती उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अहमदाबाद है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए गुजरात से। गुजरात में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी समझ लेते हैं। गुजरात में आपका साबरमती नदी के किनारे जो है आपका साबरमती के संत मतलब कि गांधी जी ने अपना क्या खोला था वहाँ पर, तो अपना आश्रम स्थापित किया था। तो वैसे ही मेरे प्रिय साथियों, अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो यहाँ पर लोथल मिलेगा, लोथल। ठीक है, लोथल मिलेगा, यहाँ पर कॉर्नर में लोथल है, ये यहाँ पर अंदर में है लोथल। ये लोथल जो है वो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ जो है समुद्री व्यापार करता था। कैसे करता था, तो देखो गुजरात की ये खासियत है कि सबसे बड़ी सीमा, आपका समुद्री सीमा गुजरात की है। जैसे कि आपका समुद्री राज्य कितने हैं, तो 9 है।
ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि समुद्र तट से जुड़े हुए राज्य अगर कहें तो गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, 4 हो गया कर्नाटक, 5 हो गया केरल, 6 हो गया तमिलनाडु, 7 हो गया आपका आंध्र प्रदेश, 8 हो गया उड़ीसा और 9 हो गया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा दीघा वाला भाग आता है ना। तो सबसे अगर कहा जा सकता है कि लंबी सीमा किसकी है तो गुजरात की है। 9 राज्य टोटल समुद्र के साथ सीमा का साझा करता है। समुद्र कौन कौन से हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है ना पूर्व में, आपका नीचे में क्या है तो हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन, उसके बाद आप यहाँ पर क्या मिलेगा तो अरब सागर, ठीक है। तो ये क्षेत्र मुख्य रूप से क्या है प्रसिद्ध है, क्लियर। तो गुजरात में ये प्रमुख विशेषता है कि लोथल जो है वो पोर्ट वाला एरिया था और ये जो है मिस्र की सभ्यता के साथ व्यापार कर रहा था, ठीक है, जिसको रंगनाथ राव ने खोजा था। किसने खोजा था? रंगनाथ राव ने खोजा था, ठीक है। रंगनाथ राव एक पुरातत्ववेत्ता रहे हैं, ठीक है, उन्होंने जो है आपका इसको खोजा था। वैसे ही यहाँ पर मिलेगा। और दूसरा अगर सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल देखेंगे तो लोथल के बाद यहाँ पर है आपका क्या है धौलावीरा। धौलावीरा जो है अपनी उच्चतम निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। इतिहास में आप देखोगे मतलब कि अच्छा ड्रेनेज सिस्टम वहाँ बनाया गया था। तो मुख्य रूप से ये समझा जा सकता है गुजरात को, ठीक है। आगे बढ़े, अब आ जाते हैं राजस्थान। राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी मतलब जयपुर। यहाँ पर घूमने जाओगे तो मज़ा आ जाएगा। लास्ट टाइम मैं अभी महीने 2 महीने पहले गया था। यहाँ पर आपको हवा महल मिलेगा, राजा जयसिंह के ने बनाया था। यहाँ पर आपको मिलेगा आपका जल महल मिलेगा, यहाँ आपको आमेर का किला मिलेगा। तो बहुत अच्छी जगह घूमने लायक पर्यटन स्थल है। राजाओं की भूमि कहा जाता है इसे। हरिभाव किशन राव बागड़े जी श्री राज्यपाल रहे हैं यहाँ के। राजस्थान को जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पर। कौन सी जगह है? ऐतिहासिक परिपेक्ष्य तो राजस्थान में है कालीबंगा। कालीबंगा ये प्रश्न पूछा जाता है सीधा सीधा, कालीबंगान या कालीबंगान, है ना। तो यहाँ जो है देखा गया है तो यज्ञ के साक्ष्य मिले हैं, यज्ञ के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए ज़्यादा पूछता है इसको। राजाओं की भूमि कहा जाता है। राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य अगर हम बात करें तो ये है आपका क्या अरावली पर्वत श्रृंखला से ये विस्तृत है ना, 2 पार्ट में बटा हुआ है। ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है मारवाड़, ठीक है, मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये वाला क्षेत्र जो है मेवाड़ के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, कौन सी पर्वत श्रृंखला? अरावली पर्वत है यहाँ। ये अरावली पर्वत जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है ये, ठीक है। और इतनी पुरानी हो गई है इसलिए इसे अपशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। ये जो है आपका इधर आपका कहा जा सकता है जब हम मानसून भारत में प्रवेश करता है, इस प्रकार से मानसून भारत में प्रवेश करता है तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला के पैरेलल होने की वजह से मारवाड़ वाले क्षेत्र में कम वर्षा होती है और मेवाड़ वाले क्षेत्र में ठीक ठाक वर्षा होती है। इसीलिए अगर देखोगे तो मारवाड़ वाला क्षेत्र जो है अधिकतर मरुस्थलीय भाग देखने को मिलेगा आपको इधर, ठीक है। थार का मरुस्थल जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो आपका राजस्थान का मरुस्थल। लेकिन सतलज नदी से पंजाब के पास से एक हरिके बैराज नाम का यहाँ से नहर निकाला गया है। वो जो है इस क्षेत्र को जल की आपूर्ति करता है और यहाँ खेती कृषि वगैरह संभव हो पाई है। और बहुत सारे मरुस्थलीकरण को दूर करने के लिए राजस्थान में बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो ये जो नहर निकाली गई है इसका नाम क्या है? इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, ठीक है। चले आगे। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ठीक। बाकी मैं पढ़ाऊंगा ना, चिंता काहे कर रहे हो, सब पढ़ेंगे। गोवा जो है पुर्तगालियों के पास था। कब तक के? तो 1961 तक, ठीक है। फिर उसके बाद इसे 19 दिसंबर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। किसको? गोवा को। यहाँ दिखाई दे रहा है गोवा को। फिर उसके बाद फाइनली 30 मई 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश ना बोल के पूर्ण राज्य हो गया ये। यहाँ की राजधानी क्या है? पणजी। कोंकणी यहाँ बोली जाती है और PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल है। तो गोवा से आपको इतना याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। फिर उसके बाद है सिक्किम। सिक्किम जो है वो पूर्वोत्तर राज्य का बहुत अच्छा राज्य है। गैंगटॉक यहाँ की राजधानी है। सिक्किम की आपका सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा यहाँ की पर्वत श्रेणी है। कंचनजंगा पर्वत श्रेणी, ठीक है। और यहाँ आपको दर्रा याद रख सकते हो, दर्रा यहाँ का आप दर्रा याद रख सकते हो। तो दर्रा यहाँ पर का है नाथुला दर्रा। 25 बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न के रूप में एग्जाम में। और एक और याद रख सकते हो जेलेपला,
ठीक है। नाथुला और जेलेपला दर्रा आपको मिलेगा कहाँ? सिक्किम में मिलेगा। ओम प्रकाश माथुर यहाँ के राज्यपाल है। भारत का पहला जैविक राज्य बन चुका है सिक्किम। क्यों बना है? क्योंकि यहाँ जैविक कृषि के ऊपर बल दिया जाता है। ठीक है। मेघालय की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में होती है। मेघालय कहाँ है? मैप में देखो, ये रहा मेघालय, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। मैप रखे हो ना अपने पास? मैप रखे हो ना अपने पास? मैं तो फटाफट इसलिए बता रहा हूं कि आपका एक प्रॉपर रेडी हो जाए। ठीक है, चलो। शिलोंग, श्री एच विश्वशंकर यहाँ के राज्यपाल हैं। मेघालय कोयला खनन के परिवार को क्या कहा जाता है? तो रेट होल खनन कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि लोग ना गड्ढा को खोदते हैं, गड्ढा खोद के जो है कोयला निकालते हैं और कोयला को बेचते हैं मार्केट में जाके, तो उसी को रेट होल खनन कहा जाता है। ठीक है, चलो। उसके बाद है त्रिपुरा। त्रिपुरा और मिजोरम, ये दिखाई दे रहा है कॉर्नर में छोटे छोटे राज्य, त्रिपुरा और मिजोरम। ये त्रिपुरा और मिजोरम ऐसे राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा क्या है? तो चलो बताता हूं। देखो, कर्क रेखा भी कई बार नहीं होता है ना पता, तो बता देता हूं, बाकी चीज रिवाइज होगी, काहे चिंता कर रहे हो। चलो देखो मेरे प्रिय साथियों, पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में एक दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के साथ साथ इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री रेखा है। ठीक है, और इसके नीचे 23.5 डिग्री रेखा है। इसे हम उत्तर कहते हैं और इसे हम दक्षिण कहते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर में जो कर्क रेखा है, ये रेखा है, इसे नाम दिया गया है कर्क रेखा। और ये दक्षिण में जो 23.5 डिग्री में है, इसका नाम रखा गया है मकर रेखा। हिंदी में इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और भारत जो है इस कर्क रेखा के बिल्कुल बीचों बीच है। तो भारत में कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा होके गुजरती है, इस प्रकार से, ऐसे। ठीक है, पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, चौथा हो गया छत्तीसगढ़, पांचवा हो गया झारखंड, छठवां हो गया आपका क्या? तो वेस्ट बंगाल, और आपका त्रिपुरा सातवां, और आठवां हो गया आपका मिजोरम। तो ये पूर्वोत्तर राज्य के 2 ऐसे राज्य हैं जहां से गुजरती है कर्क रेखा। क्यों बता रहा हूँ? प्रश्न को पूछा है इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। बाकी ट्रिक बताऊंगा इसका जब आपको स्थिति में विस्तार पढ़ाऊंगा। तो त्रिपुरा को पता चला कि अगरतला राजधानी है, इंद्रसेन रेड्डी नल्लू यहाँ के आपके क्या है? तो यहाँ के राज्यपाल है। अब देखो, सबसे पहला काम क्या करना है आपको? मैंने शुरुआत में ही एक प्रश्न बताया था कि त्रिपुरा जो है वो कितने ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्ला, ये त्रिपुरा है 1, 2 और 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एक भाग जो है भारत जो है आपका मिजोरम के साथ जुड़ा हुआ है और असम के साथ जुड़ा हुआ है। तो 3 तरफ से ये किसके साथ किससे जुड़ा हुआ है? तो बांग्लादेश से जुड़ा है। इधर बांग्लादेश है, ठीक है, इधर म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार है, यहाँ अराकान योमा पर्वत श्रृंखला मिलेगा। ये वाला भाग क्या है? तो भूटान है। ये वाला भाग क्या है? तो ये नेपाल है। ठीक है, ये क्या हो गया? चाइना हो गया। ये वाला भाग, छोटा सा भाग जो है डूरंड लाइन जिसको बोलते हैं, वो अफगानिस्तान के साथ लगा है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ लगा है। ये वाला भाग जो है पाकिस्तान है। ठीक है, और समुद्री सीमा का साझा करता है कौन? तो श्रीलंका तमिलनाडु के साथ। ये पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है इसको। ठीक है, जितनी बातें बोल रहा हूँ वो सब चीज़ प्रश्न रूप दिखेगा, तब आप लोग को समझ में आएगा। तो ये याद कर लीजिएगा कि कितने राज्य किस देश के साथ सीमा बना रहे हैं, कितने राज्य किस देश के साथ सीमा बना रहे हैं, कितने राज्य किस देश के साथ सीमा बना रहे हैं। तो ये आपको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। और ये सीमाओं के नाम भी है, जैसे पाकिस्तान और आपका हिंदुस्तान के बीच में कौन सा रेखा है? तो ये रेड क्लिफ रेखा है। चाइना के साथ मैकमोहन रेखा है। ये नेपाल बॉर्डर कहा जाता है, भूटान बॉर्डर कहा जाता है, इसको बर्मा बॉर्डर कहा जाता है। अफगानिस्तान के साथ कौन सा रेखा है? तो डूरंड लाइन कहा जाता है इसे। ठीक है, सब पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है आपका बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ प्रश्न पूछा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ईटानगर इसकी राजधानी है। भारत का ऐसा राज्य जहां सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले इस राज्य में जो है सवेरा होता है। देखो मेरे प्रिय साथियों, पृथ्वी अपने अक्ष में क्या है? घूम रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ठीक है, तो पृथ्वी कैसे घूमती है? आसान भाषा में समझेंगे। ये पृथ्वी है, मान के चलो पृथ्वी है। सर पृथ्वी को बोर्ड में कैसे ले आया, ऐसा मत बोलना। पृथ्वी कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट। भारत यहाँ पर है,
ये मान के चलो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है। जब वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूमेगी पृथ्वी, यहाँ पर सूर्य है, तो सबसे पहले कौन सा भाग आएगा? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आएगा, इसलिए इसे सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। ठीक है, वैश्विक स्तर में जापान को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर देखें तो सूर्योदय की भूमि कहा जाता है किसे? अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, फॉरेस्ट रीजन है, मुख्य रूप से पर्वतों से घिरा हुआ है। ठीक है, डाफला, अबीर, मिसमी, ये सब आपका पहाड़ी यहाँ पर देखने को मिलेगा। नागालैंड की बात करें तो कोहिमा राजधानी है, श्रीला गणेशन यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। और नागालैंड मुख्य रूप से ये भी फॉरेस्ट रीजन है। यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि किस राज्य में देखने को मिली 2011 की जनगणना के अनुसार? तो नागालैंड ऐसा राज्य था जहां पर माइनस में जो है जनसंख्या हो गई थी, जितनी जनसंख्या थी उससे कम हो गई थी जनसंख्या। ठीक है, चलो मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के आपका मतलब क्या है? तो राज्यपाल है। मणिपुर में आपका सांस्कृतिक धरोहर ज़्यादा है, वहाँ पर आपको डांस अच्छा देखने को मिलेगा, ये सब कला संस्कृति में देखेंगे। मिजोरम की बात करें तो आइजोल इसकी राजधानी है, हरिभाऊ कंबमपति इसके क्या है? तो राज्यपाल है। ये रहा आपका मिजोरम और ये रहा आपका मणिपुर। और मिजोरम से भी कर्क रेखा गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम बताया था ना। महाराष्ट्र की बात करें तो आर्थिक राजधानी मुंबई, राजधानी जो है महाराष्ट्र की मुंबई है, और भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल है। कर्नाटक बेंगलुरु राजधानी है। थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हैं। राज्यपाल सैयद अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो चेन्नई राजधानी है। RN रवि यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। भारत के सबसे दक्षिणतम राज्य है। अवाडी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहाँ पर है। अवाडी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मतलब वेपन्स वगैरह बनते हैं। एन्नोर भारत का पहला निगम आधारित बंदरगाह है, मतलब निगम चलाता है उस बंदरगाह को। ठीक है, ऐतिहासिक तथ्य देखें तो तमिलनाडु के उत्तर में कांचीपुरम है, पल्लव वंश की राजधानी थी। दक्षिण में मदुरई है, यहाँ दक्षिण में मदुरई मिलेगी, पाण वंश की राजधानी थी। तंजौर जो है वो चोल वंश की राजधानी थी। पश्चिम में यहाँ पर तंजौर मिलेगा, तंजौर जो है चोल वंश की राजधानी थी। देखे होंगे मूवी में, ऐश्वर्या राय वाली मूवी आई थी ना, तो ये प्रमुख ऐतिहासिक तथ्य तमिलनाडु से आप याद रख सकते हो, और बाकी वंश जो है आप प्राचीन इतिहास काल में पढ़ोगे। ठीक है, तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद राजधानी है। जिष्णु देव वर्मा यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था। ठीक है, तमिल भाषी यहाँ पर है ज़्यादा। ठीक है, एक भू आवेष्टित राज्य है। अब भू आवेष्टित राज्य क्या होता है भाई? चलो दिखाता हूँ भू आवेष्टित राज्य क्या होता है ना। चलो फटाफट, कहाँ है भैया? खोलना रे भैया, ये हम उससे नाराज है का? चलो भू आवेष्टित राज्य ये छोटे वाले मैप में देख लेते हैं, है ना। चलो आ जाओ, देखो मेरे प्रिय साथियों, भू आवेष्टित राज्य किसे कहा जाता है? भू आवेष्टित किसे कहा जाता है? ऐसे राज्य जो अपने देश के सीमा के किसी और देश के साथ अपनी सीमा का साझा नहीं करते, और ना किसी भूस्थलाकृति लाइक पर्वत, पठार या आपका कहा जा सकता है समुद्र से अपनी सीमा का साझा नहीं करते। वो पूरी तरह से अपने देशों के राज्यों से ही ढके होते हैं। ठीक है, इसको सुनना। तो ये कितने राज्य हो गए? तो 5 है टोटल भारत में। पहला नंबर हरियाणा, दूसरा नंबर है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है झारखंड, और 5वां क्या है? तो आपका तेलंगाना। ठीक है, तो आपको याद रखना है भू आवेष्टित राज्य है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो द्वीप समूह का पोर्शन हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, जो कि दक्षिण अंडमान या लोअर अंडमान में स्थित है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, या जिसे दक्षिण अंडमान भी कहा जा सकता है। फिर लिटिल अंडमान मिलेगा बीच में। ठीक है, कार निकोबार मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, बोमपक्का द्वीप मिलेगा यहाँ। लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार भारत का सबसे सुदूर दक्षिणी क्षेत्र ग्रेट निकोबार में स्थित है। मतलब सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार है। पूरे भारत का सबसे आखिरी अंतिम दक्षिण भाग कौन सा है? ग्रेट निकोबार है। अगर हम छोटा सा मान के चलो ये मैप ऐसे बना लें तो सबसे दक्षिण भाग ये क्या है? तमिलनाडु, और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? ग्रेट निकोबार, सुदूर दक्षिणी इलाका। फिर यहाँ सबसे उत्तरी भाग कौन सा हो जाएगा? सबसे उत्तरी भाग हो जाएगा आपका इंदिरा कौल। क्या हो जाएगा? इंदिरा कौल। ठीक है, और ये इंदिरा पॉइंट कहा जाता है इसे। ये पूर्वी भाग क्या कहलाएगा? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होगा, तो ये कहलाएगा किबीथू।
वैसे ही दक्षिण भाग क्या है, तो यहाँ गुहार मोती या गौर माता कहा जाता है, इसको गौर माता कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे स्टैटिक पोर्शन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है, बहुत सारे द्वीप से बना हुआ है लक्षद्वीप, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा लक्षद्वीप आपको। ठीक है, अब यहाँ इसकी विशेषता क्या है कि ये 36 द्वीपों से बना हुआ है। बहुत सारे द्वीप है लेकिन 36 द्वीपों में मुख्य रूप से लोग रहते हैं। तो 36 द्वीप जो बना हुआ है वो कोरल रीफ से बना हुआ है। कोरल रीफ क्या होता है, तो कोरल रीफ, मूंगा द्वीप उसे कहते हैं। छोटे छोटे जो है आपके जीव होते हैं वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर क्या होते जाते हैं, मृत होते होते बड़े भूस्थलाकृति का निर्माण कर लेते हैं, उसी क्या कहेंगे, कोरल रीफ से बना हुआ मूंगा द्वीप। ठीक है, तो मूंगा द्वीप है लक्षद्वीप, याद रखना है। एक एक चीज बता रहा हूँ, सब पूछा हुआ, फटाफट चलो क्वेश्चन करते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य बताया हूँ क्या, नहीं बताया हूँ, कौन सा है, तो गोवा। ठीक है, चले आगे। विश्व में भारत में कुल कितना क्षेत्रफल है, इनमें कुल कितनी जनसंख्या रहती है। देखो बताया था कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 2.4 होता है, लेकिन यहाँ 2.24 पूछा हुआ प्रश्न है, और 17.5% जनसंख्या। भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़। ठीक है, ये आपको प्रॉपर बताऊंगा मैं, मतलब जो स्थिति विस्तार में अच्छी तरह से। 121 करोड़ जो है पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है, इसको समझाऊंगा। तो ये हो जाएगा आपका विश्व में भारत में कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 2.24 और 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो आंख बंद करके लगाना है क्या, लद्दाख। क्या लगाना है, लद्दाख। क्लियर, पहले अंडमान निकोबार था लेकिन अब क्या हो गया है, लद्दाख। भारत में सर्वाधिक प्रांतों से घिरा हुआ प्रांत कौन सा है, सर्वाधिक प्रांतों से घिरा हुआ प्रांत कौन सा है, तो आपका झारखंड नहीं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 प्रांतों से मिलता है। ठीक है, बताया था शुरुआत में, सब पूछा हुआ है बेटा। ये व्यापम के क्वेश्चंस और आपका सीजीपीएससी के वन लाइन फैक्ट्स और बहुत सारे स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस को लाके रखा हूँ, है ना। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ है, देख लेते हैं। आओ, बोला था ना ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। गुजरात सटा हुआ नहीं है, गुजरात लगता है, हरियाणा लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, महाराष्ट्र नहीं लगता। देख लो देख लो देख लो, मैप में देख लो, महाराष्ट्र नहीं लगता। संघ शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली भारत में निम्न में से कौन से राज्यों के बीच में है, तो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में है। अच्छे से अगर पढ़ोगे मैप को तो फट से लगा लोगे आंसर, याद हो जाएगा चीज, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में है। ठीक है, आगे बढ़े। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, तो दक्षिण अंडमान। ठीक है, दक्षिण अंडमान या साउथ अंडमान में। ठीक है, दक्षिण अंडमान में स्थित है। ठीक है, चले। निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बोला था ना, प्रश्न पूछा हुआ है, तो त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो घिरा हुआ है। सब वन लाइनर फैक्ट्स भी डाल दिए हैं मैंने कंटेंट में। अगला प्रश्न है, तेलंगाना किसके साथ अपनी सीमा का साझा नहीं करता, तो आंध्र प्रदेश के साथ करता है, कर्नाटक के साथ करता है, छत्तीसगढ़ के साथ करता है, महाराष्ट्र के साथ करता है, तमिलनाडु के साथ नहीं करता। देखो तेलंगाना। ठीक है, फटाफट। जापान को पारंपरिक रूप से सूर्योदय की भूमि कहा जाता है, भारत में सूर्योदय की भूमि किसे कहा जाता है, भारत में सूर्योदय की भूमि अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, बताया था। चले आगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो कहाँ है, ग्रेट निकोबार में है, बड़ा निकोबार है। ठीक है, बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार भी रहेगा तो गलत नहीं है। ठीक है, कई जगह बड़ा निकोबार भी पढ़ाया जाता है इसको। क्लियर, आगे बढ़े। भारत से उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो मैं आपको बता दूं, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। ऐसे भारत अगर हम बनाते हैं तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 और पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितना है, तो 2933 किलोमीटर। ठीक है, स्थिति में विस्तार में इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, पाक जलडमरू मध्य किसके बीच में है, पाक जलडमरू मध्य भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये देखो, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ पर पाक जलडमरू मध्य मिलेगा। ठीक है, चलो अगला है, भारत में कितने राज्यों की सीमा समुद्री तट से लगी हुई है, कितने राज्य की सीमा समुद्री तट से लगी हुई है, 9 बताया था, देख लो, गिन लो। ठीक है, फटाफट। किस भारतीय राज्य की तटीय रेखा लंबी है, किसकी लंबी है सबसे ज्यादा, गुजरात की है, बताया था। फटाफट करो, सब पढ़ा, सब क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछता है। भारत एवं चीन देशों को विभक्त करने वाली रेखा कौन सी है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ। डूरंड किसके साथ है, तो डूरंड जो है आपका अफगानिस्तान के साथ। निम्न में से कौन सा राज्य पाकिस्तान को स्पर्श करता है, ये है आप लोगों के लिए प्रश्न, बताओ इसका आंसर। ठीक है, तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है
मैं इजाजत चाहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।